हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू जामिया मिलिया इस्लामिया एमकॉम एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे रिलेटेड टू 2021। 27 अगस्त को ये पेपर कंडक्ट हुआ है, जहां अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने अपने किसी न किसी वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आपने हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया की पूरी जो प्लेलिस्ट थी अगर वो देखी होगी तो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज हम लोग आंसर की तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, कुछ क्वेश्चंस में एरर हो सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय नो डाउट एडम स्मिथ। उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ मेंशन की थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इंटरनल कम्युनिकेशन पूछा था। ऑप्शन देखते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स शेयर्ड मीनिंग, ये तो एसेंशियल फीचर है। इट इन्वॉल्व्स पीपल, येस। इट इज सिम्बॉलिक, येस। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन एक्सेट्रा। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, कम्युनिकेशन इज सिम्बॉलिक। देखो बेसिकली यहाँ पे बोला है इंटरनल कम्युनिकेशन, और इंटरनल कम्युनिकेशन कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। क्लियर? तो बेसिकली इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं ईमेल, टेलीफोन, मैसेजेस। क्लियर? अब यहाँ क्योंकि टेलीफोन दिया है तो नो डाउट ऑप्शन डी भी करेक्ट है। बट कम्युनिकेशन इज सिम्बॉलिक, ये ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, मदर टेरेसा वॉज पॉपुलर फॉर हर फिलैंथ्रोपिक वर्क्स। नेक्स्ट, डुओपोली मीन्स, डुओपोली का मतलब होता है जहां दो फर्म होती है और वो दोनों फर्म प्राइस एंड आउटपुट के लिए आपस में डिपेंडेंट होती है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, टू फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट एज रिगार्ड्स देयर प्राइस आउटपुट डिसीजंस। नेक्स्ट, द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब आप अपनी मर्जी से किसी को गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिलीवरी। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएशंस आर लार्जेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए नो, कन्वीनियंस गुड्स, हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स नो, स्पेशलिटी गुड्स। इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, कन्वीनियंस गुड्स, क्योंकि बेसिकली कन्वीनियंस गुड्स क्या है? एक कंज्यूमर आइटम, मतलब बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि वाइडली अवेलेबल होते हैं एंड कम से कम एफर्ट के साथ बहुत ही ईजिली खरीदे जा सकते हैं। क्लियर? कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, तो उन्हीं का एडवर्टीजमेंट आप देखोगे ना टीवी पे किया जाता है, न्यूज़पेपर में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, अ स्लीपिंग रूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज डॉर्मेट्री। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, मतलब एक पार्टी के पास ऑप्शन है तो नो डाउट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर। देखो मेन डिफरेंस की बात कर रहा है और ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। डेलीगेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, whereas डिसेंट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स बोथ। करेक्ट है, क्योंकि डेलीगेशन में क्या होता है कि आप अपना काम तो किसी को ट्रांसफर करते हो बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आप ही की होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में हम दोनों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन इज बाय द विल ऑफ सुपीरियर एंड वाइल डेलीगेशन इज डन लीगली। ये रॉन्ग बोल रहा है ना, डेलीगेशन बेसिकली सुपीरियर करता है और डिसेंट्रलाइजेशन लीगली होता है। लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी कैन टेक प्लेस एट विल while in decentralization it requires a legal action। ये करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सब क्वेश्चन सिंपल थे और उम्मीद करते हैं कि सबके सही होने चाहिए। द मेन
The main objective of Dash agreement is to establish the framework for liberalizing trade in services. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेड इन सर्विसेज को लिबरलाइज कौन करता है? गैट्स. और यही अगर पूछा होता कि लिबरलाइजिंग ट्रेड इन गुड्स, तब ऑप्शन करेक्ट होता ए. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड इन क्लासरूम ट्रेनिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग. लेक्चर तो यूज होता है क्लासरूम में, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, केस स्टडीज भी होती है, बट रियल टाइम एक्सपीरियंस हम लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा डी. अ स्मॉल हाउस विथ ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर. करेक्ट आंसर होगा बी, बंगलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज? बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट. सबसे पहले आता है बाइट, फिर आता है केबी, फिर आता है एमबी और फिर आता है जीबी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बाइट. नेक्स्ट, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. इस पे भी हमने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज रिन्यूड एंड डेवलप्ड बाय. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जोआन रॉबिन्सन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग के लिए इसमें से लिमिटेशन कौन सा नहीं है? इज नॉट रेलिवेंट ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज में ना बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज होता है, जो कि करियर प्लानिंग की एक लिमिटेशन है. इज नॉट इफेक्टिव इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. येस, ये भी एक लिमिटेशन है. इज नॉट यूजफुल इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू फिलिंग द वैकेंसीज वेल इन टाइम. लॉट्स ऑफ अदर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स इंटरवीन. करियर प्लानिंग की ये भी एक लिमिटेशन है कि बहुत इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इज नॉट यूजफुल इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग द वैकेंसीज वेल इन टाइम. ये बेसिकली इसका कोई लिमिटेशन नहीं है. तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए सी. नेक्स्ट, who among the following conducted one of the most widely cited pig iron experiment as an example of scientific management? F.W. Taylor. Next, an informal organization is. informal organization written नहीं होगा. Yes. not portrayed on organizational charts. ये भी correct है. A set of work relationship that grow out of the mutual interactions of person working together over a period of time. ये भी correct है. कस्टमरी नॉट इनैक्टेड. ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऑप्शन देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोवाइड्स. नो डाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और जहां सारे फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, लिखा है मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded to changes in the price of product holding constant the all other variables in the demand function. तो करेक्ट आंसर क्या दिया है? ए. नेक्स्ट, ऑडिट मीन्स. ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन. तो करेक्ट आंसर होगा सी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं कि हमारे डिमांड में कितनी ज़्यादा चेंजेस होगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिवनेस होगी ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम और सो ऑन. तो ऑप्शन देखो, लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंजेस इन अ पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर, सेंसिटिविटी ऑफ प्रोडक्शन टू चेंजेस इन पर्टिकुलर कॉस्ट, वैल्यू ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, सेंसिटिविटी ऑफ sales to changes in a particular casual factor. Clear? Next, profit and loss is also called income statement, and अगर यही बैलेंस शीट पूछा होता तो आंसर क्या होता? पोजीशन स्टेटमेंट. नेक्स्ट, टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मेजर द एरर एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ए, टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. बेसिकली प्रोबेबल एरर इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम ये देख सकें कि जो हमने आर की वैल्यू निकाली है वो कितना रिलायबल है. नेक्स्ट, माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, येस, मार्केटिंग, कॉम्पिटिटर्स, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली इक्विलिब्रियम एंड कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज the MC should rise at the point of equilibrium under perfect competition, whereas under monopoly it can rise, fall, remain constant. Correct answer क्या होगा? A. Next, according to principle of diminishing Marshall rate of substitution,
वन कमोडिटी मस्ट बी डिक्रीज्ड वाइल अदर इज इंक्रीज्ड, ये तो करेक्ट है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में यही होता है कि दो प्रोडक्ट होता है और एक का अगर आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे का कंजम्पशन कम करना होगा। कमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, कमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। तो नो डाउट वो कमोडिटी जो आप इंक्रीज कर रहे हो उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, दैट इज बी। नेक्स्ट, डैश अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहाँ बताया जाता है? कोरिलेशन में। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेशन आर द टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दैट इज EFTA वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, करेक्ट आंसर है बी 1960। Next, dash refers to the right or wrong behavior in business decision, business ethics. The bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called, क्या कह रहा है? bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही बेसिकली किसकी है? प्लेज की। नेक्स्ट, माइकल जैक्सन विल एवर बी पॉपुलर अमंग द लवर्स ऑफ म्यूजिक। Next, which of the following assets would be taken into account for working capital turnover ratio? अब देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की हम बात करें तो इसमें हम लोग सेल्स तो यूज करते ही हैं और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, दैट इज स्टॉक एंड बैंक। तो ये तीनों चीज किसका पार्ट बनेगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 4 एंड 6, दैट इज सी। नेक्स्ट, according to which of the following concepts fixed assets are depreciated over their useful life rather than over shorter period on the expectation of early liquidation? ये हमने बताया कि क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग लाइफ चलेगा, इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि असेट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट एंड सेकंड इज करंट एसेट। अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है तो हम कभी भी फिक्स्ड एसेट बनाते ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज अ यूनिवर्सल फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, करेक्ट आंसर होगा बी। Next, a monopolistic trade practice is deemed to be prejudicial to public interest except when it is authorized by central government. Next, a balance sheet is a, पहले ही बताया था कि ये पोजीशन स्टेटमेंट होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया। नेक्स्ट, when a transaction has not been recorded in the books of account either wholly or partially, इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं? और एरर ऑफ ओमिशन। इस पे भी हमने इंडिविजुअली क्लास अपलोड की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, ये आप लोग बताओगे क्योंकि ये हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये अपने FM की क्लास में हमने बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट किया है। नेक्स्ट, अ रिडक्शन इन प्राइस ऑन परचेज ड्यूरिंग अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। कब रिडक्शन हो रहा है प्राइस में? परचेज के टाइम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट। फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट के भी इक्वल होगा और एवरेज कॉस्ट के भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर फर्म की बात किया है, इंडस्ट्री की नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, करेक्ट आंसर होगा बी, परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए हम श्योर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसका आंसर आप में से किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, अल्टीमेटली डैश वॉज रिप्लेस्ड बाय द डैश ऑन 1 जनवरी 1995। गैट को रिप्लेस्ड किया गया था किससे? WTO से। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिटेंशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो जो हमने HRM की क्लास शेयर की थी वहाँ हमने ये बताया था कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक मैनेजरियल और एक ऑपरेटिव। तो मैनेजरियल फंक्शन में तो ये तीनों फंक्शन बताए नहीं था, बेसिकली ये तीनों फंक्शन किसके थे? ऑपरेटिव के। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आई गेस वो ये पूछना चाहते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिव फंक्शंस कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा डी, बट इस क्वेश्चन में एरर है। नेक्स्ट, one of the criticism leveled against the development strategy in India is that dash should have been given greater importance than industry। ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किससे? इंडस्ट्रीज
इंडस्ट्री से, ठीक है। विच इज़ नॉट द केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मतलब कि जब बेलमेंट खत्म हो जाए, बट द बेली wrongfully यूज और डिस्पोज ऑफ द गुड्स बेल्ड when the period of bailment expires, when the object of bailment has been achieved। इन तीनों ही केसेस में क्या होता है कि टर्मिनेशन मतलब खत्म हो जाता है बेलमेंट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कि इन तीनों में ही ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे टर्मिनेशन ना माना जाए। नेक्स्ट, अ मर्केंटाइल एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल गुड्स विच हैव बीन प्लेस्ड इन हिज पोजेशन और कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फैक्टर्स। नेक्स्ट, ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। वो बेसिकली किसको रिपोर्ट करते हैं? मेंबर्स को। और मेंबर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट डैश डेज टू बिकम अ रेसिडेंट। करेक्ट आंसर होगा डी, 182 डेज। नेक्स्ट, Mr. Dheeraj is the owner of a house, the details of which are given below. The gross annual would be, अब देखो gross annual value अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, इसमें से जो भी हायर होगा सबसे पहले हम उसको कंसिडर करेंगे, फिर उस हायर को हम कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों में जो लोअर होगा उसको कंसिडर करेंगे, फिर लोअर को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, और इसमें जो हायर होगा उसको हम क्या मानेंगे? अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर? तो देखो म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सेम दिया है, तो दोनों में से जो हायर है, हायर क्या है? 36,000। अब इस 36,000 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ जो कि है 40,000। इन दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कंसिडर करेंगे, तो अगेन वैल्यू कितनी आएगी? 36,000। फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ जो कि है 32,000, और इसमें से जो हायर वैल्यू होगी वो लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 36,000, दैट इज ए। नेक्स्ट, कोरिलेशन एनालिसिस इज अ, कोरिलेशन में दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बाईवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट, विच इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या पूछ रहा है? एथिकल कंडक्ट अगर हमें इम्प्रूव करना है तो ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग, एथिक्स कमिटी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो बेसिकली मेरे नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एथिकल कंडक्ट इम्प्रूव करना है तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट रखना होगा। तो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए सी। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ची स्क्वायर टेस्ट इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 2/2 इज, 2/2 में करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, 1। नेक्स्ट, IBRD इज ऑल्सो नोन एज नो डाउट वर्ल्ड बैंक, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड GTI, क्योंकि देखो GTI में से ही हम डिडक्शन देते हैं, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू, सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इन्फ्लुएंस इंटरनल कंस्टिट्यूएंसीज, एलिमिनेट नॉन ऑटोमेटेड ऑपरेटिव पोजिशंस और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। When a company distributes its product through a channel structure that includes one or more resellers, it is known as indirect marketing। क्यों? क्योंकि एक या एक से ज़्यादा resellers अवेलेबल हैं। Which of the following accounting equation is correct? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नो डाउट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्ले अ डोमिनेंट रोल। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, पेट्रोल, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, स्टील इंडस्ट्रीज। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड बी इंक्रीज्ड बाय, देख लेते हैं। प्रोप्राइटर्स विड्रॉल, अगर प्रोप्राइटर्स विड्रॉल होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, असेट डिक्रीज होगा। परचेजिंग अ मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीनरी इंक्रीज होगी, दैट इज असेट इंक्रीज होगा, एंड साथ ही साथ हमारा जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज होगा। लास्ट देखो, रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग अगर हम पैसा बचा के रख रहे हैं तो नो डाउट हमारा असेट इंक्रीज होगा एंड इक्विटी भी इंक्रीज होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू कैश डिस्काउंट। नॉट करेक्ट पूछा है,
कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस मेड बाय द पर्सन हु रिसीव्स कैश टू द पेयर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, येस वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए किया जाता है। कैश डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस है जो कि ट्रेड डिस्काउंट के एडिशन में दिया जाता है, येस, और हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड एट अ हायर रेट देन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा रेट पे होता है कंपैरेटिवली कैश डिस्काउंट के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, when goodwill is received in cash and retained in the business upon admission of a new partner, the old partner's capital account are credited in the no doubt sacrificing ratio. Next, as per SEBI's guidelines, underwriting is स्टार्टिंग में ये मैंडेटरी था पर बाद में इसको क्या कर दिया गया? ऑप्शनल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेयर? इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, बोनस शेयर भी होता है, बट डिबेंचर शेयर नहीं है, वो लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज मिथ? नो डाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। When demand curve is rectangular hyperbola, the elasticity of demand will be ED is equal to 1, that is unit elastic. A consumer consuming two goods will be in equilibrium when the marginal utilities from both goods are equal. जब ये equal होती है तभी आप equilibrium position पे होते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C. क्लियर? नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल एंड पॉसिबल ऑफ द टू मार्केट। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? डिफरेंट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज और रिलेटिव प्राइजेस, देन इट इज कॉल्ड नो डाउट क्रॉस डिमांड। क्योंकि प्राइस डिमांड में क्या होता है कि वो अगर हम डिमांड एक्स की बात करें तो प्राइस भी एक्स की ही बात करेंगे। क्लियर? बट क्रॉस डिमांड में ऐसा नहीं होता। क्रॉस डिमांड मतलब भी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। अब देखो 1956 तो इनको पूछना ही नहीं चाहिए, इनको पूछना चाहिए था 2013, बट स्टिल इन्होंने पूछा 1956। तो येस, उसमें शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड थे। उस टाइम लिमिट थी कितनी? 50। आज की डेट पे 2013 में कितना है? 200। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, येस। एंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है? प्राइवेट कंपनीज डू नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जर्नल। अगर हम उस डेफिनेशन में देखें ना तो पहला, दूसरा, तीसरा दिया हुआ है, चौथा नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। पर 2013 का इनको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ना कि 1956 का। नेक्स्ट, which of the following cannot be included under the nature of relationship between business and environment? बिजनेस एंड एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। नेक्स्ट, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इवन इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम। यहाँ बेसिकली हम लोग डीम्ड इनकम की बात करें, अगर उन्होंने अपने स्पाउस दैट इज हस्बैंड और वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फॉर इनएडुकेट इन कंसिडरेशन, माइनर चाइल्ड के नाम पे कर दी है, वर द इंडिविजुअल होल्ड्स ऑन इम्पोर्टेबल दैट इज इम्पार्टेबल, ये इम्पार्टेबल है स्टेट। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हमने बताया ऑल ऑफ दिस, क्योंकि माइनर भी नहीं होता, अनसाउंड माइंड भी नहीं होता और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, यू आर लाइबल टू पे द इनकम टैक्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, व्हेन सैंपल इज स्मॉल डैश टेस्ट इज अप्लाइड। अगर स्मॉल सैंपल है तो टी टेस्ट। नेक्स्ट, इफ द डिमांड कर्व कन्फ्रंटिंग अ इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, किसकी बात करा है? इसकी। ईडी इज इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक ना, दैट इज इन्फिनाइट, देन फर्म इज नो डाउट प्राइस टेकर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लीगल नॉन कंप्लायंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर द LLP एक्ट कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेसेस। अब देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेमोग्राफिकल तो आता है, इकोनॉमिक भी आता है, बट फिजिकल कोई इन्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिकली मेरे हिसाब से पॉलिटिकल होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि एक्सटर्नल में डेमोग्राफिकल भी आता है और इकोनॉमिक भी आता है। नेक्स्ट, होलिस्टिक मार्केटर्स अचीव प्रॉफिटेबल ग्रोथ बाय एक्सपैंडिंग कस्टमर शेयर, बिजनेस कस्टमर लॉयल्टी एंड कैप्चरिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। नेक्स्ट, for the purpose of an inquiry under the MRTP Act, the Commission has the power equivalent to civil court. Next, entertainment allowance किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। फेमा सिग्निफाइज, फेमा का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
Unfair trade practices are included in FERA, FEMA, MRTP Act, Anti-Laundering Act. करेक्ट आंसर होगा सी, MRTP Act, बट MRTP Act की जगह अब क्या आ गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक नेचर वेर इंक्लूडेड इन. अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें डाउट है, इसका करेक्ट आंसर ए या सी में से कोई एक होना चाहिए, बट हम कंफर्म नहीं है. नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स इज आर स्टडी ऑफ गोल्स एंड मीन्स, डायनामिक फिलॉसफी. बेसिकली डायनामिक फिलॉसफी किसके लिए? फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस. रिलेट्स टू ह्यूमन एंगल, दैट इज एस्पेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ एनी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू. HRIS का काम सिर्फ और सिर्फ होता है डेटा को मेंटेन करना, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ जॉब कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ? फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू मेक डिसीजंस ऑन द जॉब, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू लीव वर्क प्लेस विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर्स, satisfactory फिजिकल सराउंडिंग्स, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेफ्टी. करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, वाई द पब्लिक सेक्टर टुक अ नंबर ऑफ सिक यूनिट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर? सिर्फ और सिर्फ इसलिए सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, the process whereby activities or enterprises that were once performed or operated by the government and its employees are now performed, managed or owned by private business and individuals. No doubt correct answer क्या होगा? A, privatization. Next, you are liable for the damage of the properties. Correct answer होगा D. Next, which one of the following is not included in hygiene factors in the Herzberg two-factor theory of motivation? बेसिकली अगर हम लोग हाइजीन फैक्टर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे सुपीरियर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, कंपनीज की क्या पॉलिसीज़ है, क्या वर्किंग कंडीशन है, ये सब तो आता है. इनफैक्ट सैलरीज, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटीज़ भी आता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स, liabilities, the balance of reserves, provision and the amount of profit earned or loss suffered a firm is called. No doubt balance sheet audit. And last, this P is not a part of the 7 P's of marketing mix. 7 P's कौन कौन से हैं? इनमें से देख लेते हैं. प्रमोशन तो है, पीपल भी है, प्राइस भी है, इसके अलावा प्रोडक्ट है, प्लेस, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, बट क्या पर्पस है? नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पर्पस. क्लियर? अब देखो ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें भी डाउट थे हमने बता दिया है, और कुछ क्वेश्चंस जो हमने स्किप किए. अगर आप में से किसी को आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर करना, सो दैट बाकी लोग भी उस पर कुछ डिस्कशन कर सकें. उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.